Hello, and welcome to PK Pado. My name is Pravesh, and I am the curator of this series called NCERT Distilled. आप मेरे साथ पिछले 36 लेक्चरों से हैं और this is the end of this beautiful course and great experience for me. This is the lecture number 37 of this series, which is called the Imperial Cholas, and the topic we were studying was the history of South India, as you all know. और ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस सीरीज का, और यहाँ पे हमारा एंशिएंट इंडिया जो है वो फिनिश हो जाएगा। बट बिफोर दैट, एंड टू इफ यू आर एंजॉइंग स्टडीइंग विथ मी इन दिस, हमारा जो एक छोटा सा वेंचर है, ये हम जो कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, पी के पढ़ो, इसमें जो भी हम लाते हैं ये आपके लिए लेकर आते हैं। बीइंग एन एस्पिरेंट, फॉर एन एस्पिरेंट, हम कोशिश करते हैं कि मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट दे सकूं। सबसे इम्पोर्टेंट मेरी प्रायोरिटी यही थी इसमें, एंड फॉर दैट आई नीड लव, एप्रिसिएशन एंड सपोर्ट. सो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू केयर टू कमेंट एंड लाइक ऑन द अदर वीडियोज एज वेल. आप सारे पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं. ये कोर्स भी बाकी कोर्स की तरह जो है आपको वैसा नहीं मिलेगा. ये थोड़ा सा जो है ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड इन द सेंस कि हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक स्टूडेंट के लिए, वो उसके ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं है. फैंसी हाईलाइट्स करके रखी है चीज़ों को बहुत तरीक़ों से, कोचिंग्स ने करके रखा है, आपको बीच में एक माहौल बना के रखा है इस तरीके का कि आप सिर्फ दौड़ते रहें, उनके नोट्स पढ़ें, टेस्ट सीरीज लगाएं, रैंडम टेस्ट सीरीज, रैंडम मॉक्स लगाएं, इसमें आप इन्वॉल्व रहें. और फाउंडेशन का जो आपका मेन बेस होना चाहिए, जहाँ से आप आंसर जो है ना, आंसर निकल के आते हैं जहाँ से बाहर, वही आपका चीज़ छूट जाता है. आप क्या क्या नहीं पढ़ते, आप ये सोचिए ना, क्या क्या नहीं पढ़ता है बच्चा एक पेपर निकालने के लिए. लेकिन क्या वो बात क्या ये है कि वो सही चीज़ें पढ़ रहा है? ऐसा हर बार ज़रूरी तो नहीं है. इसीलिए मैं ये कोर्स लेकर आया था, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये इस कोर्स का कल्मिनेशन है, ये लास्ट लेक्चर है. तो मेरा तो भैया जो आर्क है वो पूरा कंप्लीट होता है, ये एक एटलीस्ट कंप्लीट करके जो हमारा एक कोर्स है उसको. तो मैं तो खुश हूँ इस चीज़ को लेके. आई होपफुली आप भी खुश होंगे. अगर आप ये कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं तो मुझे लगता है 37 लेक्चर्स जो हमारे बन रहे हैं, नियर टू नियर, मैक्स टू मैक्स आई गेस 40 आवर्स, और 40 टू 50 आवर्स पकड़ लीजिए, 50 आवर्स के आसपास टोटल आपका जो डेटा है वो इसमें है. वीडियोस का लेंथ है 50 आवर्स. अब अगर आप 50 आवर्स के हिसाब से अगर पढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 4 या 5 घंटे, मान लीजिए 5 घंटे की 5 आवर्स पढ़ते हैं. अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको 5 घंटे लगभग पढ़ना ही चाहिए. तो अगर आप मान लीजिए 5 घंटा पढ़ते हैं, यानी आप बाकी चीज़ें अलग पढ़ते हैं, अगर आप 5 घंटे पर्टिकुलरली इस टॉपिक को देते हैं या मेरे कोर्स को देते हैं, तो इससे क्या होगा ना कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका ये जो है एंशिएंट इंडिया पूरी तरह खत्म हो जाएगा. जानबूझ के मैंने जो लेक्चर है वो इस लेंथ में रखे हैं कि 1 घंटा ज़्यादा, यानी जो मीन है आपका टाइमिंग वो 1 घंटे का है लगभग. कुछ 45 मिनट्स के भी है इसमें, और कुछ 1.5 आवर्स, 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स, इस टाइप के हैं. एक आधी वीडियो होगा जो 2 आवर्स होगा प्रोबेबली, बस वो एक वो ट्राईपार्टाइट वाला जो है आपका, वो वाला होगा ट्राईपार्टाइट वाला, बस वही 1-2 घंटे का होगा, बाकी सारे ही आपके 2 घंटे से कम ही है. तो आप उस हिसाब से इसे असेंबल कर लीजिए 36 लेक्चर्स को कि आपको कैसे पढ़ना है. हर लेक्चर अपने आप में एक इंडिविजुअल लेक्चर है. ज़रूरी नहीं है कि आप प्रीवियस कोई लेक्चर से उठा के पढ़ें, शायद ही कोई एक आध ऐसा लेक्चर होगा जिसमें पीछे का आपको जो है वो आइडिया या कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है. बाकी सब अपने आप में स्टैंड अलोन लेक्चर्स हैं. तो बस मैं यही बताना चाह रहा था, तो आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं. अब क्योंकि हम ये बात कर ही चुके हैं, तो अभी हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे. पहले हम ये पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा इससे रिलेटेड. तो वी विल जस्ट स्टार्ट दिस, ओके गाइज. बट आई विल सीरियसली अर्ज यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो हमारा ये जो लास्ट टॉपिक जो चल रहा था हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, उसका लेक्चर 37 है ये, द इम्पीरियल चोलास. ठीक है.
अब हम इसकी बात करते हैं इंपीरियल चोलास की। चोलास हमने अर्लियर देखा था कि चोलास वर ऑफ टू काइंड्स। ओके, पहले वाले वो थे जो मूवेंद्र, हमने बात करी थी संगम में ही, स्टार्टिंग में बात करी थी मूवेंद्र की, जिसमें चेरा, चोला और पांड्या किंगडम हुआ करते थे ऑन द टिप्स ऑफ द पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, वो उसके जो टिप पे थे वो हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ, बाकी और डायनेस्टीज का राइज होता है, और उसके कई टाइम के बाद हमें ये इंपीरियल चोलास यहाँ पे दिखते हैं, करीब 850 एडी के अराउंड ये लोग यहाँ पे हमें दिखते हैं। अब मेगालिथिक कल्चर नहीं है इस रीजन में, उस समय पे था, अब यहाँ मेगालिथिक कल्चर नहीं है। तो यहाँ पे हम एक इंपीरियल फोर्स देखते हैं जो कि डोमिनेट करती है, जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है आपका पूरा, कनेक्ट फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका, कनेक्टिंग टिल आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, ये वाला पूरा रीजन, ये पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं ये लोग, और बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हैं। इंपीरियल फोर्स है एक इंडिया की। ओके, तो इसलिए ये इतने पॉपुलर है। तो हम इनकी बात करेंगे, इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो फीचर्स हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के, उन सब की हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो इंपीरियल चोलास जो है आपका 850 टू 1280, मान लीजिए 1280। तो राइज होता है आपका इंपीरियल चोलास का। तो पहले आते हैं आपके विजयलय चोला। अब इंट्रो में इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इंट्रो की इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है इसमें, हम सीधे रूलर से ही चालू करेंगे। फाउंडर ऑफ द इंपीरियल चोला एम्पायर, इनिशियली सर्व्ड एज द फिड्यूशरी ऑफ पल्लवास। ये लोग भी जो पल्लवास थे, जिनकी हमने अभी ऊपर बात करी थी, लास्ट टू लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 35, उसमें हमने बात की थी पल्लवास की। तो फिड्यूशरीज थे पल्लवास के, और इन्होंने तंजौर को कैप्चर कर लिया था इन 850 AD। एस्टैब्लिश चोला पावर इन द कावेरी डेल्टा रीजन। ठीक है, यहाँ पे आपका है तंजौर या तंजावुर, इसको कैप्चर कर लिया था और अपनी आपको फैलाना शुरू किया था इन लोगों ने इस तरीके से। ठीक है, ये मैप हम आगे भी देखेंगे, यहाँ पे बस मैंने दिखाने के लिए आपका ये बना दिया है। आप ये देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे कि चोलास का इन्फ्लुएंस ये पूरे बे ऑफ बंगाल में किस तरीके से था। ये पूरा बे ऑफ बंगाल है आपका, बीओबी, उसको पूरा का पूरा घेर के रखा था इन लोगों ने। एक्सपांशन ऑफ चोला पावर, चोलास डिफीटेड द पल्लवास ऑफ कांची, टोंडाई मंडलम। जो कांची वाला रीजन था, इसे टोंडाई मंडलम कहा जाता था। ठीक है, तो उनको डिफीट, हरा दिया था चोलास ने। वीकेंड द पांड्यास एंड ब्रॉट मोस्ट ऑफ द सदर्न तमिल रीजन अंडर देयर कंट्रोल। फेस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास से भी स्ट्रगल किया इन लोगों ने। राष्ट्रकूटास प्रेशर टेम्परेली वीकेंड चोला पावर। चोला रिकवर्ड रैपिडली आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णा III 965 AD एंड डिक्लाइन एंड कोलैप्स ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर। राष्ट्रकूटा एम्पायर तो खत्म हो गया था, हमने नोटिस किया ही था, ये हमने पढ़ा था उसको। और जो आपका चोला पावर है फिर इसका वापस से राइज होता है जब कृष्णा III की डेथ हो जाती है। कृष्णा III राजा है, वो भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी राष्ट्रकूट में। ओके, उनकी डेथ के बाद यहाँ से ये स्ट्रांग होना फिर से शुरू होता है। यहाँ पे हम जो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, इसमें दो महान राजा हैं आपके चोलास में। पहले आपके राजा राजा चोला, जिन्हें हम राजा राजा वन भी कहते हैं, और दूसरे हैं आपके राजेंद्र वन। राजा रोजा चोला के ही ये सुपुत्र हैं राजेंद्र वन, ये भी महान शासक थे इस एम्पायर के। बाकी और भी रूलर्स हैं, जैसे कि आपकी विजयालय जहाँ से शुरू होता है हम देखते हैं। फिर आदित्यवन, आदित्यवन वही है जिन्होंने यहाँ पे हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हराया था वेस्टर्न गंगास को। ठीक है, तो यही आपके आदित्यवन है। फिर प्रांतका, राजा राजा वन और राजेंद्र वन। सॉरी, आदित्य ने पल्लवास को हराया था। ठीक है, पल्लवास को आदित्य वन ने हराया था, तो हम उनकी हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद ये आपकी ये 5 राजा जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। फाउंडर ऑफ इंपीरियल चोलास, आदित्य वन डिफीटेड द पल्लवास, एक्सपांडेड द किंगडम। प्रांतका वन एक्सपांडेड इनटू द पांड्यन टेरिटरी एंड फेस्ड राष्ट्रकूटा इन्वेजन एज वेल। राजा राजा वन एस्टैब्लिश्ड चोला एज एन इंपीरियल पावर एंड राजेंद्र वन एक्सटेंडेड द एम्पायर टू इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। ये इनका एक छोटा सा इंट्रो है। अब बात करते हैं हम राजा राजा वन की। विजयालय वन की हम बात कर चुके हैं, आदित्य वन की हम वो वाले जो पल्लव वाला टॉपिक था उसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं। प्रांतका वन के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, राजा राजा वन से ही हम इसके बाद शुरू करते हैं। तो राजा राजा वन के कुछ मिलिट्री अचीवमेंट्स है कि ये अगेंस्ट द चेरास इनने लड़ाई लड़ी, डिस्ट्रॉयड द चेरा नेवी इन त्रिवेंद्रम। अब आप बोलेंगे कि चेरास कहाँ से आ गए फिर से, तो ये लोग खत्म थोड़ी हुए थे इस रीजन से,
ये जो आपका रीजन है इसमें से ये लोग खत्म कभी नहीं हुए थे। पांड्यास, चेरास, चोलास कभी खत्म नहीं होते। हो सकता है पावर डिक्लाइन हो गई हो, किसी और का जो बड़ा राज्य हो वो किसी और का हो, पर ये लोग एग्जिस्ट करते थे वहां पे। ठीक है, तो चेरास को हराया था इन्हें त्रिवेंद्रम में। अटैक्ड एंड कैप्चर्ड क्विलोन कोल्लम। कोल्लम को पहले क्विलोन कहा जाता था, तो उसे कैप्चर कर लिया था राजा राजा चोला ने। अगेंस्ट द पांड्यास, तो मदुराई को भी कैप्चर कर लिया इनने, एंड कैप्चर्ड द पांड्यन किंग एज वेल। श्रीलंका में भी कैंपेन किया, तो इन्वेडेड श्रीलंका एंड अनेक्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ द टू द चोला एम्पायर। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ बहुत सारे तमिलियंस रहते हैं। ओके, आपको जो स्ट्रगल है श्रीलंका का वो पता ही होगा, एलटीटी वाला जो स्ट्रगल था। ओके, तो उस रीजन में जिसे हम जाफना कहते हैं अभी आज के टाइम में, जाफना रीजन है जो श्रीलंका का, वो वाला पूरा रीजन इनने कैप्चर कर लिया था। एक्सपांशन इन कर्नाटका एंड आंध्रा, एनेक्स द नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज ऑफ वेस्टर्न गंगा किंगडम। ऑल्सो कैप्चर्ड वेंगी, वेंगी को भी कैप्चर कर लिया था इन्हें, और वेस्टर्न गंगा के यानी कर्नाटका, आंध्रा वगैरह ये पूरा रीजन इन्हें कैप्चर करते चले गए। नेवल अचीवमेंट क्या देखने को मिलते हैं हमें इनके? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेवल रूलर्स इन इंडिया एंड कॉन्कर्ड द मालदीव्स थ्रू अ नेवल एक्सपीडिशन। मालदीव्स पे कॉन्कर कर लिया था। एक्चुअली जो मालदीव के जो आपकी पॉपुलेशन है उनकी एथनिसिटी भी मोस्ट ऑफ द मोस्ट जो इंडियंस की एथनिसिटी है, जो मोस्टली, और वो भी तमिलियंस की, वही एथनिसिटी हमें वहां देखने को मिलती है मालदीव्स में। ट्रेड एंड मैरीटाइम इंपॉर्टेंस का क्या था इस इनके समय पे, वो हम देखेंगे। तो कोरोमंडल कोस्ट को और मालाबार कोस्ट को इन्होंने एक मेजर सेंटर बनाया फॉर द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इस तरफ अगर आपको जाना है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, तो कोरोमंडल कोस्ट वाज द गो टू प्लेस। यहाँ से अब इनकी जब इनका राज्य चल रहा था तो बहुत सारा ट्रेड इस तरफ होने लगा। स्ट्रेंथन द चोला कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। आर्किटेक्चर भी इनके टाइम में कुछ हुआ है, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो कंस्ट्रक्टेड द बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मार्वल है द्रविडियन आर्किटेक्चर का, जो बृहदेश्वर टेम्पल है आपका। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द चोला आर्किटेक्चर। कमाल का मंदिर है ये आप देखेंगे, ये देखिए आप, बृहदेश्वर मंदिर। इसमें ये कहा जाता है, इसका जो एक कलश है बृहदेश्वर मंदिर का, ये 27,000 kgs का है। ठीक है, और इसको ऊपर तक कैसे चढ़ाया गया इसका कोई भी हमें सुराग नहीं मिलता है। तो एक कमाल का मार्बल है ये, आप खुद देखिए इंट्रिकेट डिजाइन वगैरह कैसे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये बृहदेश्वर मंदिर। तो राजा राजा चोला के बाद आते हैं आपके उनके बेटे राजेंद्र वन, 1014 टू 1044 एडी, लगभग इनने राज किया जो है, 30 साल तक राज किया इनने भी। तो इनका अर्ली करियर क्या था? possessed एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन वॉरफेयर एंड कंटिन्यूड द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ राजा राजा वन। साउथ के कुछ और कॉन्क्वेस्ट करे इनने उसी रीजन के, तो पांड्यास और चेरा टेरिटरीज को कॉन्कर किया इनने सबसे पहले। कंप्लीटली एनेक्स द पांड्यन किंगडम एंड चेरा किंगडम, दोनों के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल अपना जमा लिया इनने। कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका में जो पहले जाफना वाला रीजन जो था, जो सिर्फ नॉर्दर्न आपका श्रीलंका था, वो वाला हिस्सा इनके पास था राजा राजा वन के पास। इन्होंने पूरा श्रीलंका कॉन्कर कर लिया। फिनिश द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका, कैप्चर्ड द क्राउन ऑफ श्रीलंकन किंग and royal insignia of the king and the queen as well. श्रीलंका remained under Chola domination for approximately 50 years. इतने समय तक, जब तक ये मान लीजिए मतलब वो राज कर रहे थे जब तक, तब तक जो श्रीलंका है इट वाज अंडर द चोला रूल। ओवरसीज पॉलिसी क्या थी राजेंद्र चोला की? तो एक्सटेंडेड चोला इन्फ्लुएंस ओवर बे ऑफ बंगाल, अर्निंग इट द टाइटल चोला लेक इन सम हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। अब आप अगर ये मैप देखेंगे, जो हमारा ये मैप था ऊपर हम बात कर रहे थे, आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा ये हिस्सा घेर लिया था इन्होंने बे ऑफ बंगाल के आसपास, तो इसे चोला लेक का नाम पड़ गया था इसका। बे ऑफ बंगाल का नाम चोला लेक पड़ गया था इसी कारण कि पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ तक इन्होंने कवर कर लिया था। ये अगर आप एक
जो थंजावुर में ही आपकी एक मूर्ति है, सॉरी गंगाईकोंडा चोलापुरम में है ये मूर्ति। तो वहाँ पे जो मंदिर है गंगाईकोंडा चोलापुरम में, तो वहाँ पे है कि ये शिव है, शिव जी हैं ये यहाँ पे, ये पार्वती माता है आपकी, और ये आपके इसके दो इंटरप्रिटेशन है, या तो ये कार्तिकेय है, पर मोस्टली इसका इंटरप्रेट किया जाता है कि ये राजेंद्र वन है। तो शिव जी जो है राजेंद्र वन को आशीर्वाद दे रहे हैं डायरेक्टली, ये यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया जाता है इस जो स्कल्पचर है उसका। ठीक है, तो एक बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर है, आप देख सकते हैं इंट्रिकेट डिजाइंस वगैरह। आप यहाँ पे शिव जी के गले में ये सब हार वगैरह देख सकते हैं, या मुकुट देख सकते हैं इनका। ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है उस समय। और क्योंकि साउथ में इतना ज्यादा आपका जो इन्फ्लुएंस है, इस्लामिक रूल इतना वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं किया था साउथ में, तो ये वाले जो आपके भगवान की मूर्ति वगैरह है ये सब बच गई है। ये इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है, इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, ये बोल सकते हैं। राजेंद्र चोला का एक और बड़ा काम है, ये है गंगा एक्सपीडिशन। गंगा की तरफ ये लड़ाई लड़ने चले गए थे। तो कैंपेन किया इनने बंगाल में। मार्च थ्रू कलिंग टुवर्ड्स बंगाल, चोला आर्मीज क्रॉस द रिवर गंगा। गंगा नदी पार करी बंगाल की तरफ। डिफीटेड टू लोकल रूलर्स ऑफ बंगाल। कोई लोकल डायनेस्टी होगी बंगाल में, अभी हमने जो पढ़ा पाला वगैरह वो सब तो नहीं थे, लेकिन कोई और लोकल डायनेस्टी होगी उस समय, उन्हें इन्हें डिफीट कर दिया। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ चोलास। टाइटल अज्यूम किया था इसके बाद ये वाले कैंपेन के बाद, ये अपना टाइटल चुनते हैं, गंगाईकोंडा चोला, द चोला हु कॉन्कर्ड गंगा, इसका मतलब ये होता है। और एक नई कैपिटल बनाते हैं ये, गंगाईकोंडा चोलापुरम, built near the mouth of Kaveri river, meaning the city of the Chola who conquered गंगा। ठीक है, ये गंगाईकोंडा चोलापुरम का आपका एंट्रेंस गेट हुआ करता था। यहाँ मंदिर है आपका, ये गंगाईकोंडा चोलापुरम का, और ये आपका एंट्री गेट है उस कॉम्प्लेक्स का अंदर जाने का सिटी में। ठीक है, इस तरीके का इनने ये बनाया था। नेवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट श्रीविजय। श्रीविजय क्या है, कौन सा रीजन है आपके आज के टाइम का? तो आज के टाइम का जो मलय और सुमात्रा जावा ये वाला जो रीजन है, इंडोनेशिया का पार्ट है जो। ठीक है, इसके यहाँ पे भी नेवल एक्सपीडिशन गया था इनका। तो श्री विजय वॉज अ पावरफुल मैरीटाइम एम्पायर एंड एक्सटेंडेड ओवर ऑल दिस प्लेस एंड कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट सी रूट्स टू चाइना। अभी भी हम देखते हैं जो आपका ये आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का वगैरह सब इधर ही है आपका पूरा का पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेड रूट बन जाता है टू फॉर ट्रेड विथ चाइना। ऑब्जेक्टिव क्या था इस कैंपेन का? तो इंटेंडेड टू सेफगार्ड इंडियन मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योर कमर्शियल रूट्स कनेक्टिंग इंडिया विद चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। चोला एक्सपीडिशन जो है आपके, तो एक तो श्रीविजय में किया इनने, ठीक है, और जो है ये दिखाता क्या है, ये चोला नेवी की पावर दिखाता है और सुप्रीमेसी दिखाता है उस पर्टिकुलर रीजन में। कौन सा रीजन है? बे ऑफ बंगाल का। बे ऑफ बंगाल में देवर अनबीटेबल चोलास। रिलेशन विद शैलेंद्र, तो शैलेंद्रा से एक डायनेस्टी होती थी आपकी श्रीविजय में, ठीक है, तो शैलेंद्र रूलर जो थे वो बुद्धिस्ट थे। तो रिलेशन बिटवीन चोलास एंड शैलेंद्र वाज जनरली कॉर्डियल। तो ये बाद में जो रिलेशन है ये दोस्ती का हो गया। यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनती है नागपट्टनम में। जो शैलेंद्र में आप जो आपके शैलेंद्र रूलर होते हैं, जो राजा थे शैलेंद्र डायनेस्टी के, वो मदद मांगते हैं राजेंद्र चोला से कि मुझे एक बुद्धिस्ट, क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं तो हमें एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनानी है। कहाँ पे? नागापट्टिनम में। एंड राजेंद्र वन ग्रांटेड विलेज फॉर द मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द मोनास्ट्री। जैसे हम देख रहे हैं नालंदा के लिए भी उनने विलेज दान कर दिया था वहाँ पे पाला रूलर से, धर्मपाल ने, उसी तरह यहाँ पे भी ये एक कुछ विलेज दान कर देते हैं ताकि ये जो मोनेस्ट्री है उसका रख रखाव हो सके, मेंटेनेंस हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो राजा है, हमने बात की थी विजयालय, राजा वन और राजेंद्र वन, इनकी यहाँ पे बातें हैं, कुछ कुछ जो इनके अचीवमेंट्स है वो थोड़े बहुत लिखे हुए हैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, अब हम जो है अब हम फीचर्स की थोड़ी बात करेंगे कि सोसाइटी कैसी थी इंपीरियल चोलास के अंडर। राजा में हमारे जो इंपॉर्टेंट राजा थे हमने डिस्कस कर लिए, इतने ही राजा हैं इसमें इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें राजेंद्र वन ही आते हैं, उनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सोसाइटीज अंडर द इंपीरियल चोलास, तो सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से था? तो वर्ण बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी, वर्ण सिस्टम लागू हो चुका था यहाँ पे। ब्राह्मण्स जो थे वो enjoyed numerous privileges exempted from taxation and exercised significant influence over administration and society.
यहाँ पे जो ब्राह्मण इन्फ्लुएंस है वो भी अब हमें राइज पे दिखता है। पहले इतना नहीं दिखता था, पर धीरे धीरे जब जैसे जैसे ब्राह्मण आपके डायनेस्टीज आती गई आगे चल चल के, तो हम यहाँ पे भी दिखने लगा इनका इन्फ्लुएंस। ओके, चोला किंग्स एंड सोशल स्टेटस। चोला एम्परर्स traced their lineage to Solar dynasty, Suryavansh and Lunar dynasty, Chandravansh, called themselves ब्रह्म क्षत्रिय। ठीक है, अब ये वही बात है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, लेजिटिमेसी की बात। हर राजा लेजिटिमेसी मांगता था, उसको लेजिटिमेसी चाहिए थी, उसको ये दिखाना था दुनिया को कि मैं तुमसे अलग हूं, इसलिए मैं तुम पे राज करता हूँ। तो 16 डायनेस्टी से आ रहे हैं, यानी आपके सूर्यवंशी, सूर्यवंशी का मतलब हो गया आपके भगवान श्री राम के वंश से आ रहे हैं। तो उस वंश से आते हुए ये बोलते हैं कि हम हैं ब्रह्म क्षत्रिय और हमें इसलिए अधिकार है आप पे राज करने का। ट्रेडिंग कम्युनिटीज, तो वैश्य का स्टेटस क्लेम करते हैं जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी। इंपॉर्टेंट मर्चेंट ग्रुप्स इंक्लूड होते जो थे इसमें, ये थे कमाटी, ठीक है, वाणिज्य और चेतियार। चेतियार हम आज भी देखते हैं, ठीक है, कमाटी देखते हैं, वाणिज्य देखते हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट है आज के टाइम में भी इस रीजन में। सरनेम्स होते हैं ये आज के टाइम पे लोगों के। तो ये जो है मर्चेंट ग्रुप्स ये प्रेजेंट हुआ करते थे। Society was characterized by occupational guilds, powerful merchant communities, and temple-centered economic life. Okay. I'm sorry. ये सब हमें यहाँ पे एक्चुअली देखने को मिलता है कि ऑक्यूपेशनल जो गिल्ड्स थे ये काफी पावरफुल हुआ करते थे। यहाँ पे शूद्रास का कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा था कि शूद्रास वर्सेस शूद्रास, वहाँ पे यानी आपका एक सबसे जो 4 वर्ण की आपकी श्रृंखला है, पूरी लाइन है, उसमें सबसे लास्ट में जो आपकी वर्ण खड़ा है वो शूद्र है। यहाँ पे जाते हैं हम जब साउथ में और चोला एम्पायर के टाइम में पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे शूद्रा पॉपुलेशन का भी जो है डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, डिवीजन देखने को मिलता है। किस तरीके का? तो डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक होता है सत शूद्रास जो हायर शूद्रास होते हैं और एक होता है असत शूद्रास जो लोअर शूद्रास होते हैं। ठीक है, और जो सत शूद्रास है दे आल्सो यूज्ड टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी विद असत शूद्रास। अनटचेबिलिटी वाज प्रेवलेंट इन द चोला सोसाइटी। चोला एम्पायर में काफी यानी चला है जो आपका अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, काफी लंबे टाइम तक चला है। एक्सप्लॉयटेशन भी काफी हुआ है इन लोगों का चोला एम्पायर के टाइम में। पोजीशन ऑफ वुमेन, राइट्स एंड प्रिविलेजेस, तो पोजीशन ऑफ वुमेन वाज एवरेज। वुमेन वर अलाउड टू लर्न द वेदास एंड पार्टिसिपेट इन रिलीजियस सेरेमनीज। लिमिटेशंस क्या थी? वुमेन जनरली डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इंपीरियल कोर्ट्स, कोर्ट्स में नहीं जा सकती लेकिन वेद के बारे में भी बात कर सकती थी, सुन सकती थी वेदास को, प्लस कुछ रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट कर सकती है। जैसे पूजा की बात, पूजा होने की बात बताई थी मैंने कि अग्निहोत्र हो रहा है तो उसमें साथ बैठना है आपको। ओके, फिर आपको व्रत वगैरह रखना है तो वो कर सकते हैं आप। फिर यदि आपको जैसे सत्यनारायण की पूजा हो रही है तो हस्बैंड का साथ देना है उसमें, तो ये सारी चीजें कर सकते थे वुमेन, पर जो है इंपीरियल कोर्ट में आप अलाउड नहीं थे। देवदासी सिस्टम देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। द देवदासी सिस्टम was prevalent during the Chola period. Devdasi system is a system where a woman is asked to marry or give herself in service of God. अब क्योंकि she has given herself in service of God, तो द गॉड मैन जो है आपके स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स और जो ये लोग आते हैं यजमान वगैरह जो रहते हैं उनके, दे कैन दे कैन आस्क हर टू डू थिंग्स। ठीक है, तो देवदासी सिस्टम इसलिए बहुत ही एक बुरा सिस्टम भी माना जाता है इसी वजह से कि एक्सप्लॉयटेशन होता था इससे वुमेन का, who were basically asked to give service to God, but instead of that they were giving service to the godman। तो बहुत ही गलत हो रहा था उनके साथ, तो वो सिस्टम भी यहाँ पे प्रेवलेंट था। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमने ऊपर डिस्कस करी, ये उन्हीं का एक चार्ट है, आप इससे देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इंपीरियल चोलास। The Cholas established one of the most efficient administrative systems in South India. Their period was marked by extensive territorial expansion, strong provincial administration, well-developed local self-government, efficient revenue and irrigation system, and growth of trade and commerce.
काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बना के रखा था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो स्टेट वाला एडमिनिस्ट्रेशन था आपका, वो किस तरीके से था? तो नेचर था इनका, नेचर ऑफ चोला स्टेट इस तरीके से था कुछ, द एरियाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है आपकी, जो यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे थंजावुर से ये लोग, उनके अंदर डायरेक्टली ये थे प्रोविंसेस। एंड कुछ एरियाज ऐसे भी थे जो लूजली एडमिनिस्टर किए जाते थे बाय लोकल अथॉरिटीज। अब ये हम जो मैप देख रहे थे सबसे ऊपर, छोटा सा मैप ही लगाया मैंने, बड़ा लगाना चाहिए था मुझे, छोटा ही लगाया। अब जैसे ये मेन रीजन है आपका, ये आपका सेंट्रल जो आपकी सेंटर जो है कंट्रोल यहाँ पे लागू होता है। लेकिन जो आगे का एरिया है ये वाला पूरा, जैसे ये आपका बंगाल का रीजन हो गया, कलिंग का रीजन हो गया, ठीक है, और ये वाले जो रीजन हो गए, दे वर मोर लाइकली टू बी कंट्रोल्ड बाय द लोकल चीफ्स। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या देखने को मिलते हैं हमको इनके राज्य के? तो एक होता है मंडलम, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और अ प्रोविंस। जो स्टेट होता है आपका बेसिकली मंडलम वो है। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मंडलम्स, 4 मंडलम हुआ करते थे इस इनके राज्य के। एंड द प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिलीज वर समटाइम्स अपॉइंटेड एज गवर्नर। वही युवराज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता था। 4 इनके मंडलम है। प्रोविंसेस आपके जो बेसिकली क्या होता है, जिस तरीके से हम हर जगह डेवलपमेंट देखते हैं, ये सारे डेवलपमेंट जो है ये पोस्ट मॉरियन डेवलपमेंट हम इन्हें गिनते हैं। पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट में ही हमने नोटिस किया था कि भुक्तीज जो है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो देना शुरू हुआ था। राजाओं ने कुछ कुछ लोगों को बोला कि तुम इस पर्टिकुलर एरिया पे राज करो, आई जस्ट वांट योर ट्रिब्यूट और आई वांट मैन पावर फ्रॉम यू इन केस ऑफ अ वॉर। तो ये वाली बातें हुआ करती थी। बाकी आप किस तरीके से राज करते हैं, आपको सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी दी जाती है या नहीं, ये डिपेंड करता था प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। मंडलम के बाद आपका आता है वेलानाडु, इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अ ग्रुप ऑफ सेवरल नाडूज फॉर्म द वेलानाडु। जैसे आज के टाइम पे हम बात करते हैं संभाग की, ठीक है, संभाग होता है आपका, डिवीजन बोलते हैं हम जिसे, एक स्टेट में एक डिवीजन होता है, उसके अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स आता है, तो इट वाज वेलानाडु एट दैट टाइम। फिर आता है आपका नाडु, बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक अ सिटी या एक शहर है पूरा का पूरा, कंसिस्टेड ऑफ सेवरल विलेजेस एंड विलेजेस विद इन द नाडु वर कनेक्टेड थ्रू किनशिप टाइज, इकोनॉमिक रिलेशंस एंड सोशल एसोसिएशन। इन चीज़ों से जो विलेज है वो आपस में जुड़े हुए रहते थे। किसी की शादी किसी गांव में हो रखी है, ठीक है, या कोई रहता यहाँ पे है लेकिन उसका जो जैसे मान लीजिए कोई रहता है यहाँ पे, उसका कुछ दुकान वगैरह या उसका एंसेस्ट्रल होम वगैरह उस कोई दूसरे गांव में है, तो इस तरीके से ये गांव आपस में जुड़े हुए थे एंड दे फॉर्म्ड अ क्लस्टर दैट वाज पार्ट ऑफ अ नाडु। A cluster of some nadus were part of a Velanadu, and all the Velanadu together they formed a mandalam. फिर आता है विलेज आपका, स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमस लोकल इंस्टीट्यूशंस। तो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे मंदिर हो सकता है कोई, या कोई आपका एक कोई असेंबली हो सकती है, ऐसे कुछ लोकल इंस्टीट्यूशन डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये किसका टेबल है? ओके। अपॉइंटमेंट एंड पेमेंट ऑफ ऑफिशियल्स किस तरीके से किया जाता था? तो प्रोविंशियल गवर्नर्स वर समटाइम्स सिलेक्टेड फ्रॉम द रॉयल फैमिली, हमने अभी देखा था कि युवराज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है। ऑफिशियल्स वर जनरली पेड थ्रू असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू बेरिंग लैंड्स एंड लैंड ग्रांट्स। यहाँ पे भी कैश की कमी है, कैश यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, लैंड ग्रांट्स बांटा जा रहा है लोगों में फॉर देयर सर्विस। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था? तो लैंड रेवेन्यू जो है आपका मेन सोर्स था स्टेट इनकम का। सेवरल चोला रूलर्स कंडक्टेड डिटेल्ड लैंड सर्वे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लैंड सर्वे कराया करते थे। लैंड सर्वे की अलग अलग आपके जो मेजरमेंट है वो हुआ करता था। दंड होता था एक, दंड, दंड या डंडा, एक पर्टिकुलर रॉड रहती थी, उसकी लेंथ के हिसाब से नापा जाता था कि कितना एरिया है। फिर एक होता है नल, नल का मतलब होता है, नल इज अ चेन ऑफ आयरन। तो एक नल ऐसे चेन होती थी आपकी आयरन की, तो उस वो भी नापने की यूनिट होती थी। पर्टिकुलर साइज का छल्ला रहता है नल यानी उस चेन में, और पर्टिकुलर नंबर ऑफ वो छल्ले होते हैं। इस तरीके से वो एक नल बनाता है आपका, वो नल एक आपका मेजरिंग यूनिट हुआ करता था। तो दंड और नल उस टाइम के मेजरिंग यूनिट हुआ करते थे इनके, ठीक है। पर्पस, मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेटेड लैंड,
ये आप इसलिए याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी के, लैंड सर्वे होता था या नहीं, और डंड और नल दोनों के बारे में भी पूछ चुका है। असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रोड्यूस एंड फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया जाता था कि इतना आपके पास लैंड है, इसकी इतनी, ये इतना उपजाऊ है या नहीं है, और इस हिसाब से आप मुझे रेवेन्यू दीजिए देंगे। ठीक है। अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या था कि टोल्स ट्रेड के ऊपर, टैक्स ऑन प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम कॉन्कर्ड टेरिटरीज, वॉर बूटी एंड प्लंडर फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स। ये सब चीज़ें इनसे ली जाती थी और ये सब चीज़ों से आपका पूरा एक स्टेट का रेवेन्यू रेडी होता था। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें कुदी माही करके। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एन इंपॉर्टेंट एग्रीरियन टैक्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड। एग्रीरियन टैक्स है ये, अगर आप कल्टीवेटिंग टेनेंट्स है तो मेरे पास ज़मीन है, पर मैं एक इंसान को लेकर आ रहा हूँ जो कि मेरे खेत में काम करेगा, यहाँ पे जो अनाज उगेगा उसी से उसको जो है सैलरी या जो भी आप देना चाहते हैं उसे आप देंगे। लेकिन वो जो उसको मिलेगा उसमें से भी उसे कुछ टैक्स देना है सरकार को या आपके स्टेट को, और इससे हम कहते हैं कूदी माई। तो कूदी माई जो है ये देना पड़ता था इनको। इट वॉज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट और लैंडलॉर्ड्स। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखते हैं तो हम जॉब करते तो हमें टीडीएस देना पड़ता, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसी तरीके से कूदी माई उस टाइम का टीडीएस हुआ करता था। फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के कुछ ऑफिशियल से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो कौन थे? वरीयाल, वरीयिलार, वरीयिलार। तो ये आपके होते थे रेवेन्यू अकाउंटेंट्स। एंड पुरावू वारू, पुरावू वारी तिनाई कलम, यह होता था आपका डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये याद रखिएगा। हाँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो जाता है, हमें उनकी भाषा नहीं आती है तमिल और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस इतनी, तो थोड़ा हमारे लिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट या यू कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन इवन ट्राई टू प्रोनाउंस इट इफ यू कैन, इट विल बी बेटर। ट्रेड एंड कॉमर्स, तो रोड एंड कम्युनिकेशन जो थे वो भी काफी डेवलप करे चोलास ने। तो they constructed a network of royal roads, and in these roads facilitated internal trade, movement of armies and administrative communication. ट्रेड गिल्ड्स भी हुआ करते थे, हमने ऊपर बात करी थी कौन कौन थे वहाँ पे। तो ट्रेड फ्लरिश्ड अंडर द चोलास, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स emerged and these guilds conducted overseas trade with Java, Sumatra and other southeast regions। हमने देखा चेतियार्स। तो चेतियार्स वर अ बैंकिंग कम्युनिटी, लेटर दे डेवलप्ड इनटू शेट्टीज, सेट्टी, CITTI सेट्टी। ये इनके नाम जो है बाद में धीरे धीरे डाउन द लाइन चलते गए। चेतियार्स अभी भी एक कॉमन सरनेम है उस रीजन में। तो ये जो है ये सब यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। मेजर मर्चेंट गिल्ड्स कौन से थे आपके इस रीजन के? तो अयावोल 500, अनिवुरावुरार, अनियुरुवार, अनियुरुआर लार्जेस्ट मर्चेंट गिल्ड था ये आपका। फिर मनीग्रामम, इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड देखते थे, और नाना देसी एक थे, ये लॉन्ग डिस्टेंस मर्चेंट हुआ करते थे। ये कुछ मेजर मर्चेंट गिल्ड है। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर के बारे में हम देखते हैं कुछ। तो इरिगेशन पॉलिसी थी एक चोलास की कुछ, ये था कि चोलास पेड स्पेशल अटेंशन टू इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर वाज सपोर्टेड थ्रू रिवर इरिगेशन, टैंक एंड रिजर्वायर्स। अब अगर आप साउथ में एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो है नदियां जो है ये परीनियल नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली नदियां बहती नहीं रहती, जिस तरीके से आपके गंगा और यमुना में पूरे साल भर पानी रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक ग्लेशियर है जो पिघल रहा है, वो पानी बहता जा रहा है। जो साउथ की नदियां हैं दे आर मेनली जो है सीजनल नदियां हैं, ठीक है। एक सीजन आता है बारिश का सीजन, उसके बाद बारिश के सीजन से कुछ टाइम तक ये नदियां बहती हैं धीरे धीरे, रेव्यूलेट्स और अलग नालों वगैरह से पानी आता रहता है इनमें थोड़े दिनों के लिए, और कुछ टाइम के बाद ये सूख जाती हैं। गर्मी में ये नदियां सूखी हुई रहती हैं पूरी की पूरी। तो ये सीजनल थी। तो यहाँ पे पानी सेव करना, और जो अगर आपको फील्ड्स को इरिगेट करना है, अगर आपको खाना उगाना है, तो आपको जो है इरिगेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती थी। मेजर सोर्स क्या था इन केस में? तो यहाँ पे था रिवर कावेरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी की मदद करती थी ये सब आपके जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें यूज होती थी। इरिगेशन वर्क्स हमें काफ़ी देखने को मिलता है। तो इरिगेशन टैंक्स मिले हैं। आज के टाइम भी अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो हर गांव में एक बड़ा टैंक होता है, होता ही है लगभग लगभग। अब वो और कामों के लिए यूज होता है,
लोकल लोगों के कामों के लिए यूज होता है। अब वो इतना इरिगेशन के लिए यूज नहीं होता जब से आपका पंप्स वगैरह आ गए, अंडरग्राउंड पंप्स, पर अभी भी ये ऐसे टैंक्स अवेलेबल है। वाटर मैनेजमेंट रिसीव्ड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थ्रू विलेज कमिटीज। अब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एंजॉय हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड लोकल इंस्टीट्यूशन फंक्शन लार्जली फ्री फ्रॉम जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। एक हमने देखा था उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन करके, ठीक है, ये हम होल सर्कल वापस आ गए। ये हमने देखा था जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वगैरह देख रहे थे, जो हमारा पहला लेक्चर था, उसमें हमने उत्तरा मेरूर का जो अपना इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो ये इंस्क्रिप्शन में हमको बताया गया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसी थी चोला पीरियड में। तो एक बहुत ही डिस्टिंक्ट और एक यूनिक फीचर था चोला गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो पावर्स होती थी विलेज असेंबलीज की कुछ, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज अफेयर्स, रेवेन्यू कलेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशियल फंक्शंस, इरिगेशन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लेवाइंग टैक्सेस एंड रेजिंग लोन्स, ये सब किया करती थी विलेज कमिटीज। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेकिन हम यहाँ भी देखेंगे क्या है ये। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोला पीरियड फाउंड एट उत्तरा मेरूर तमिलनाडु प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कुदावुलाई, ये हम अभी पढ़ेंगे कुदावुलाई, और लॉर्ड ड्राइंग सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। कुदावुलाई सिस्टम ऑफ इलेक्शन यानी इसमें एक मटका, अगर आपको पता हो क्या होता है, तो वो वाला प्रोसेस होता था इसमें। क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपका उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से है। स्क्रिप्ट अगर आप देखेंगे तो ग्रंथा चालू हो चुकी है, ठीक है, ग्रंथा स्क्रिप्ट है ये। अब हम इसमें जो विलेज असेंबलीज कुछ है जो उनका नाम इसमें दिखा हुआ है उत्तर मेरूर में, हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो एक होती है उर करके। तो जनरल असेंबली ऑफ एन ऑर्डिनरी विलेज इंक्लूड्स ऑल टैक्स पेइंग रेसिडेंट्स ऑफ दैट विलेज, ओपन टू ऑल एडल्ट मैन, ओके, याद रखेंगे, डोमिनेटेड बाय सीनियर एंड इन्फ्लुएंशियल विलेजेस। इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हुआ करती थी उर की, इसको बोलते थे उलुगा नतर। Executive body of Ur functioned as a ruling group of the village and known as शशकगण या गणम। शशक मतलब someone who can do some work, सशक्त, जो हम हिंदी में बोलते हैं सशक्त बोलते हैं, यहाँ पे जो वर्ड है वो सशक है, शशकगण और गणम या गणम, अगर हम हिंदी में बोलेंगे प्रोनाउंस करेंगे गणम हो जाए, यहाँ पे गणम है। तो ये इनका जो है ये अलुंगनत्तर जो है आपका, इसके ये पार्ट्स हुआ करते थे। एग्जैक्ट नंबर इन इलेक्शन प्रोसीजर्स आर नॉट नोन, इसके आपको नहीं पता है। दूसरी आपकी होती है सभा या महासभा। तो विलेज असेंबली ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स, जो ब्राह्मण सेटलमेंट्स हुआ करते थे गाँव में, उनकी एक असेंबली हुआ करती थी, ऑपरेटेड इन विलेजेस नोन एज अग्रहाराम्स। अब आपने अग्रहारा का नाम तो सुना है, ठीक है, इट वाज द लैंड ग्रांट गिवन टू ब्राह्मण्स, तो वहीं से नाम आया है अग्रहारम का, ठीक है। कंसिस्टेड मेनली ऑफ एडल्ट ब्राह्मण मेल्स। इनकी भी कुछ एग्जीक्यूटिव कमिटी होती थी that managed village affairs, and members had to be educated and property owners. This was the prerequisite to join these सभा या महासभा। मेथड ऑफ सिलेक्शन भी होता था इसका, क्या होता था, मेंबर्स वर सिलेक्टेड थ्रू अ फेमस कुदावोलाई लॉ ड्राइंग सिस्टम। कुदावोलाई का नाम जो है बार बार आएगा, ये 2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी हम देखेंगे क्या है। एंड मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 3 years, हर 3 साल में ये मेंबर्स रिटायर हो जाया करते थे। मे बी ए चांस टू गेट री इलेक्टेड, या यानी वापस से री इलेक्टेड तो नहीं है, मे बी ए चांस टू गेट बैक इनटू द सिस्टम, अगर आप उसमें कोशिश करते हैं, या फिर किसी और को मौका मिल जाता, लक बेस्ड होता था कुदावोलाई सिस्टम। अभी हम देखें क्या है। तो कुदावोलाई सिस्टम में क्या होता था, ये एक अर्ली इलेक्टोरल मेथड है चोला विलेज असेंबली की। इसमें क्या होता है, एलिजिबल पीपल फ्रॉम विलेज वर नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन मेरिट, कैरेक्टर एंड एज। कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 10 या 15 लोगों को हमने सिलेक्ट कर लिया इन बेसिस पर, इनके नाम लिखे जाते थे पाम लीव्स पे। द नेम वर रिटन ऑन पाम लीव्स या वोलाई, पाम लीव्स को बोलते हैं वोलाई। तो कूदा वोलाई में जो वोलाई है इट इज पाम लीव्स। दीज लीव्स आर पुट इनटू अ मड पॉट कॉल्ड कूदम।
मटका जो है, मैं बात कर रहा था मटका, अगर आपको पता होगा तो मटके के अंदर पाम लीव्स को डाला जाता है नाम लिख के। जैसे हम अभी ड्राइंग लॉट को ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग द लॉट हम खेलते हैं, जो हम उसमें से एक लॉट रहता है, उसमें से हम एक पर्ची निकालते हैं, उसी तरीके का ये कॉन्सेप्ट है। अ यंग बॉय इनोसेंट चूजन रैंडमली वुड ड्रॉ अ लीफ, द नेम ऑन द लीफ वुड बी डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द इलेक्शन, इलेक्टेड मेंबर्स फॉर्म्ड द विलेज सभा कमिटी कॉल्ड वरियम या कुदुम्बू। ये नाम आप याद रखेंगे, वरियम या कुदुम्बू नाम होता था उस विलेज कमेटी का। तो कूदम प्लस वोलाई इज इक्वल टू कूदा वोलाई। तो कूदा वोलाई सिस्टम जो है आपका ये है। मॉडर्न डे में एक गेम भी शुरू हुआ था, मटका गेम बोलते हैं जिसको। आपने एक सीरीज आई थी मटका किंग करके, वो देखी होगी अगर, तो आपको पता होगा। तो मटके में भी यही होता है, उसमें नंबर डाले जाते हैं, वो नंबर जो निकलता है उसको पैसा मिलता है, ऐसा तरीके का मटका होता है। वही है कूदा वोलाई, सेम सिस्टम। फंक्शंस ऑफ विलेज कमेटी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं विलेज कमेटी के कुछ, तो क्या है वो? तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज एंड सुपरविजन ऑफ पब्लिक वर्क्स, ये उनके प्राइमरी काम है। रेवेन्यू फंक्शंस में असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, एंड जुडिशियल फंक्शंस में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये काम विलेज कमिटीज किया करती थी। इरिगेशन फंक्शन भी देखने को मिलते हैं हमें कुछ, तो टैंक कमेटी एक होती थी इनमें। आई एम सॉरी। इरिगेशन फंक्शन में जो हमें देखते हैं कि एक टैंक कमेटी हुआ करती थी। मैंने बताया विलेज में टैंक्स हुआ करते हैं, अभी भी है वहां पे। तो उनको देख रेख की, रख रखाव की एक कमेटी बनी थी, उसे वो टैंक कमेटी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ टैंक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर, ये सब काम ये टैंक कमेटी किया करती थी। पावर्स क्या थी महासभा की? तो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली कल्टिवेटेड लैंड्स एंड एक्सरसाइज ऑफ ओनरशिप राइट्स ओवर सच लैंड्स, ये काम महासभा का था। इनके हाथ में कुछ फाइनेंशियल पावर थी कि लोन दे सकते थे ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज। अगर लोन लेंगे तो चुकाना पड़ेगा सबको मिलकर, और ये टैक्स लगा सकते थे जो लोग रहते हैं विलेज में, या कि वो क्या काम करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, इस बेसिस पर टैक्स लगा सकते हैं। उनके पास कितना जो ट्रेड कर रहे हैं वो कैसा है, उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। ये पावर्स इनके हाथ में थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी थी, रेगुलेशन ऑफ विलेज अफेयर्स एंड सुपरविजन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस लाइक टेम्पल, स्कूल्स, पाठशाला वगैरह, इन सब का ये लोग ही ध्यान रखते थे। अब एक टाइप का लैंड है, हम बात करते हैं जो ईरापत्ती लैंड करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये वो लैंड है जो टैंक के आसपास का जो इलाका रहता था, और या टैंक से लगा हुआ जो लैंड रहता था उसे ईरापत्ती लैंड कहते थे। लैंड अटैच टू द इरिगेशन टैंक्स, फीचर्स क्या थे इसके? रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक टैंक, टैंक का अधिकार होता था इस लैंड के ऊपर। रेवेन्यू फ्रॉम सच लैंड्स वाज यूज्ड टू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टैंक्स एंड इरिगेशन वर्क्स। अगर वहां पे उस लैंड पे कोई खेती कर रहा है, कुछ उगा रहा है, तो उसका जो पैसा आएगा, उससे जो टैक्स कलेक्शन होगा, उसका काम होगा मेंटेनेंस करना लैंड का। टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट्स किस तरीके के दिए जाते हैं चोला एम्पायर में? तो 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ लैंड ग्रांट्स एग्जिस्टेड। ये कैटेगरीज को हमको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि स्पेसिफिकली उनका नाम पढ़ना हमें जरूरी है। तो क्या क्या थे वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो एक था वेलन वगई। वेलन वगई में आपका लैंड ग्रांटेड टू नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रोप्राइटर्स। शूद्र वर्ण में हमने देखा सत और असत, तो सत को मिलता होगा ये, तो उनको मिलता था वेलन वगई टाइप का लैंड, कि आप इसके ऊपर खेती करिए। फिर ये ब्रह्मदेव हमने देख ही लिया, ब्राह्मण्स को मिलता था जो गिफ्ट, रॉयल जो आपके राजा महाराजा होते थे, रॉयल्स होते थे, वो ये लैंड ब्राह्मण्स को दान देते थे। फिर एक होता था शाला भोग, लैंड ग्रांटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। शाला यानी स्कूल, और भोग जो वो कंज्यूम करते हैं, समथिंग दैट अ स्कूल कंज्यूम्स, शाला भोग। तो ये ऐसे लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे। फिर एक होता है देवदान, हम पढ़ चुके हैं, भगवान के नाम पे जो दान दिया जाता है, इसका एक और नाम है यहाँ पे तिरुना कुन्नाई। हाँ ठीक है, तिरुना मट्टू कन्नी, तिरुना मट्टू कन्नी को तो लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स। फिर एक है आपका पली छंदम, ठीक है, पल्ली छंदम जो है आपका लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, स्पेसिफिक है ये कि जैनों को ही दिया जाता था पल्ली छंदम। ओके, तो ये वाला हमारा जो पार्ट है, ये वाला यहाँ डन होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी एजुकेशन और लिटरेचर की, कैसा था चोलास के अंडर। तो एजुकेशन सिस्टम जो था, ये विलेज असेंबलीज का इसमें एक रोल होता था। वो क्या है? तो विलेज असेंबलीज ऑफन कंडक्टेड देयर मीटिंग्स इन टेम्पल्स एंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड प्रोसीडिंग्स वर समटाइम्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टेम्पल वॉल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ठीक है, उत्तरामेरू का जैसा इंस्क्रिप्शन मिला वो भी हमें एक मंदिर की दीवार पे ही मिला है। टेम्पल्स एज सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। Temples served as the principal centers of learning. They were generally no separate school buildings. School functioned in the temple courtyards. पाठशाला स्कूल के कोर्टयार्ड में अगर चल रहा है तो पाठशाला है, ठीक है। एंड टेम्पल प्रीस्ट ऑल्सो वर्कड एज टीचर्स। तो स्टूडेंट्स कौन थे? मोस्ट स्टूडेंट्स बिलोंग टू द ब्राह्मण कम्युनिटी। उनको अधिकार था, उनके पास रिसोर्सेज भी थे। अगर वो जैसे पढ़ाई फ्री में नहीं होती थी उस समय भी, दान देना पड़ता था आपको मंदिर में, या जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ती थी आपको, तभी पढ़ाई हो पाती थी। तो सोर्स किसके पास था दान करने का? उसके पास जिसके पास वो उतनी वेल्थ होगी। तो ब्राह्मण्स ही मोस्टली यहाँ पे हुआ करते थे एज अ स्टूडेंट। एजुकेशन वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद रिलीजन एंड टेम्पल इंस्टीट्यूशन। सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाया जाता था इन्हें? तो ग्रामर, लॉजिक, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज संस्कृत। ब्राह्मणिकल रिलीजन, ब्राह्मणिकल आपकी जो टेक्स्ट है सब संस्कृत में है, तो संस्कृत वॉज द लैंग्वेज। तो मेजर लैंग्वेज फॉर रिलीजियस एंड हायर लर्निंग वॉज संस्कृत। और sacred texts such as the Vedas were studied in Sanskrit only. Students were expected to learn and understand Sanskrit thoroughly, and many royal inscriptions contained Sanskrit portions. So they obviously they needed to understand Sanskrit. क्योंकि भाई अगर आपको कन्वर्सेशन करना है राजा से, अगर आप बाद में मान लीजिए अभी तो आप छोटे हैं, अगर आप पाठशाला में पढ़ रहे हैं और बाद में आपको कुछ ऐसा जॉब मिलता है जो यू गेट इनटू द कोर्ट ऑफ किंग, आपको संस्कृत आनी चाहिए। दूसरी भाषा जो यूज होती थी आपकी तमिल यूज होती थी। वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द चोला रीजन, ये जनरल लैंग्वेज थी, लोकल पीपल यूज टू स्पीक इन तमिल एंड स्टूडेंट्स लर्न तमिल अलोंगसाइड संस्कृत। यूज फॉर लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीडे कम्युनिकेशन। मैनी इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास वर बाइलिंगुअल, रिटन इन संस्कृत एंड तमिल बोथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय का, इनके टाइम के आपके लैंग्वेज का। अब तमिल लिटरेचर का जो हमें ग्रोथ है हम उसकी बात करते हैं कुछ। तो सेवरल संस्कृत लिटरेरी एंड रिलीजियस वर्क्स वर ट्रांसलेटेड एंड अडेप्टेड इनटू तमिल एट द टाइम ऑफ द चोलास। इनके टाइम में ही हुआ है। दिस हेल्प इन स्प्रेडिंग रिलीजियस आइडियाज एंड अमंग द कॉमन पीपल। अब हम एक चीज देखते हैं, कंबन की रामायण। कंबन वॉज एन ऑथर हु रोट रामायण। तो कंबन, अ फेमस तमिल पोएट, अडेप्टेड द रामायण इनटू तमिल। कन्वर्जेशन इनने यहाँ पे किया, सॉरी नो कन्वर्जन किया इनने यहाँ पे रामायण का तमिल में पूरी तरीके से। हिज वर्क बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर। जो कंबन की रामायण है आज भी बहुत पॉपुलर है उस रीजन में। ये लिटरेचर हमें कुछ आंध्रा में भी कुछ डेवलपमेंट मिलता है लिटरेचर का। तो हम तेलुगु लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखते हैं इस समय पे। तेलुगु वॉज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ आंध्रा। और यहाँ पे एडेप्टेशन दिखता है हमको किसका? महाभारत का और रामायण का तेलुगु में इनके समय पे। फिर एक आपके आते हैं ननन्या। तो ननन्या क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड तेलुगु पोएट है नन्नया, ठीक है। रिमेंबर्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग एडेप्टेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ महाभारत। फिर एक आते हैं आपके तिक्काना। कंटिन्यूड द एंड expanded Nannaya's work and added further portions to the तेलुगु महाभारत। नन्नाया और तिक्काना। अब लिटरेचर देखते हैं हम कर्नाटक रीजन में। अभी हमने तमिल का रीजन देख लिया, हमने आंध्रा देख लिया, अब हम देखते हैं कर्नाटक में। तो कन्नड़ा लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द रीजन अराउंड मॉडर्न मैसूर। इफ यू नो, आई डोंट नो इफ यू वेदर यू नो और नॉट, कर्नाटका का अर्स्टवाइल जो नेम है इवन इन द टाइम्स ऑफ द ब्रिटिशर्स इट वाज मैसूर ओनली। मैसूर बोला जाता था पूरे के पूरे रीजन। कर्नाटक का जो नाम है ये एक पुराना नाम था, लेकिन बाद में आके वापस से जब इंडिया आज़ाद हुआ तब वापस ये नाम आया। उसके पहले इस रीजन को मैसूर ही बोला जाता था। मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा हुआ करता था ये। मॉडर्न इंडिया के समय की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कन्नड़ा लैंग्वेज के जो है आपका मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज थी मैसूर रीजन के अराउंड। और यहाँ पे 3 जूल्स ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर हुआ करते थे इनके पीरियड में। इनका नाम था पंपा, पोन्ना और रन्ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको 3 जूल्स ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, और जो भाषाएं हमने बात करी तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा, इनके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज भी यहाँ पे मौजूद है, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा लिंगायत मूवमेंट एंड कन्नड़ा। तो कर्नाटका रीजन में ही आपको पता है कि वीर शैव जो है, वीर शैवा एक कल्ट है बेसिकली, ऑल्सो ट्राइंग टू बी अ रिलीजन दीज डेज, बट इट इज अ कल्ट एंड इट इज
व्हाट लिंगायत मूवमेंट इज ऑल अबाउट। तो लिंगायत कौन होते हैं? दे आर अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस टीचर्स एंड रिफॉर्मर्स एंड प्रीच देयर टीचिंग इन कन्नड़ा। शेवाइट होते थे, मोस्टली शेवाइट है, भगवान शिव की पूजा करते हैं। और ये लोग जो हैं ये रिफॉर्मर्स थे, समाज में सुधार लाते थे और टीचिंग पढ़ाते थे बच्चों को कन्नड़ा में। इम्पैक्ट क्या हुआ इससे? तो पॉपुलराइज द कन्नड़ा लैंग्वेज अमॉन्ग द कॉमन पीपल एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर एंड कल्चर। राइट, अब आप यहाँ लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज एंड लिटरेरी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो ये सारे जो है आपको डेवलपमेंट चोला पीरियड में पूरा का पूरा आपको दिख जाता है। तमिल का डेवलपमेंट, आपके तेलुगु का डेवलपमेंट, कन्नड़ा का डेवलपमेंट, ये यहाँ पे आपको सब दिखेंगे। और संस्कृत तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है चोला पीरियड का, ये है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स का। बहुत फेमस एक स्कल्पचर है, सबको पता है, हमें भी पता है, दुनिया को पता है। यहाँ तक कि जो सन है, ठीक है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पे, वहाँ पे इनकी बहुत बड़ी मूर्ति रखी गई है। द चोलास perfected the lost wax और सिरे पर्ड्यू टेक्निक ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक को सिरे पर्ड्यू भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक वैक्स का पहले स्टैचू बनाया जाता है। वैक्स को अलग अलग, जैसे आपको उसको तराशना है वैसे करिए। उसके बाद एक हैवी मड और हस्क का पेस्ट बनाइए और उसके ऊपर लगाइए आप। उसके आप दो एंड ओपन रखिए जहाँ से वैक्स टच हो रहा हो, और फिर आप उसके अंदर एक साइड वो नीचे रखिए और एक साइड से आप डालिए मेटल। तो क्या होगा, मेटल क्योंकि गर्म होगा, लिक्विड मेटल, तो उससे जो वैक्स है वो पिघलता जाएगा और एक साइड से निकलता जाएगा, और पूरा का पूरा जो मेटल है वो उसका जो वॉइड छोड़ के गया है वो वैक्स उसकी जगह ले लेगा। तो ये होता है आपका लॉस्ट वैक्स टेक्निक। प्रोड्यूस सम ऑफ द फाइनेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स इन इंडियन हिस्ट्री। द नटराज या डांसिंग शिवा became the iconic masterpiece of Chola art. Bronze images were used in temples, rituals and religious processions. हमने देखा घंटियां को, घंटियों का भी डेवलपमेंट वहीं पे होता है बहुत सारा, जो ब्रॉन्ज का आपका काम होता है। उसके बाद फिर आपका ये आपका जो नटराज की मूर्ति है, ये गेम चेंजर थी इस समय की। ये है वो मूर्ति चोला टाइम की, चोला पीरियड की। तो यही वाली मूर्ति हमें वहां पे मिली है। टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर इंपीरियल चोलास। टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरीके से था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं हम। तो टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया reached its highest development under the Cholas. The architectural style that flourished during the period is known as the Dravid style. ठीक है, नागर स्टाइल हमने देख लिया था, उड़ीसा वगैरह में लिंगराज टेम्पल जो है आपको नागर स्टाइल में। यहाँ साउथ में जो है डेवलपमेंट जो होता है ये द्रविड़ स्टाइल का होता है, और हमने हर जगह इसका डेवलपमेंट देखा ही है मोस्टली, पर यहाँ पे ये अपने पीक पे आ चुका है द्रविड़ जो आपका आर्किटेक्चर है। It was predominantly confined to South India, and Chola rulers patronized large-scale temple construction as a symbol of religious devotion, political power, military achievements, and cultural prosperity. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे इनके, जो द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल थे उनका, चोलास के? तो विमान जो होते थे इनके, मैसिव विमान, एक्शियल टेम्पल प्लानिंग एंड रिच ब्रॉन्ज स्कल्पचर ट्रेडिशन, ये होता था। अभी जैसे हम एग्जांपल हमने देखा ही था बृहदेश्वर का मंदिर, ये देखिए इतना बड़ा विमान है इसका। ठीक है, तो ये वाला हमें यहाँ पे जो आपको डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे गंगई कोंडा चोलापुरम का देखिए इतना बड़ा विमान ये बना हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इनके टाइम का। ये एक्चुअली ग्रैंड्योर दिखाता है, ये दिखाता है कि द स्टेट एज वेल एज द किंग इज विलिंग टू स्पेंड मनी, यानी इतना पैसा इनके पास ऑलरेडी है कि और खर्च करके ऐसा कुछ मार्वल बनवा सकता है। ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेनाइट का यूज किया जाता था और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन होते थे टेम्पल की वॉल्स पे, क्योंकि वहां पे हमने देखा कि सभा वगैरह आके बैठती थी तो वहीं पे इंस्क्राइब कर देते थे वो लोग। द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखते हैं थोड़ा सा। तो इट इज अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड रीच इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड। इसके बाद इसका डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता हमें ज्यादा इस रीजन में, चोला पीरियड के बाद। मेन फीचर्स, विमान जो हमने देखा इतने बड़े बड़े विमान थे आपके। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द्रविड स्टाइल एंड टावरिंग स्ट्रक्चर बिल्ट अबव द गर्भगृह। हमने अभी देखा था इस तरीके से ट्राइंगल जो बन रहा है ये मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनता है ये आपका विमान है। फिर गर्भगृह है, ये वाला रीजन आपका गर्भगृह है। दिस इज द इनर मोस्ट सेंक्टम ऑफ द टेम्पल एंड रेसिडेंस ऑफ द प्रिंसिपल डीटी।
मल्टी स्टोरीड सुपर स्ट्रक्चर्स, ये भी हमें मिले हैं। तो सेवरल स्टोरीज वर कंस्ट्रक्टेड अबाउट द गर्भगृह एंड नंबर ऑफ स्टोरीज जनरली वेरीड फ्रॉम 5 to 5, 6 और 7। 5 से या 5 से ज्यादा ये मल्टी स्टोरीज हुआ करती थी, 5-5, 6-6 जो आपके फ्लोर्स है इसका मंदिर बनता था पूरा। दिस पिरामिडल सुपर स्ट्रक्चर वॉज कॉल्ड द विमाना। ये आप देखेंगे यहाँ पे भी विमान, ठीक है, ये सब डेवलपमेंट यहाँ हुआ। ये वाला जो पार्ट है स्पेसिफिकली, ये जो है इसे हम मंडप कहते हैं, ठीक है। ये मंडप होता है, ये आपका गर्भगृह है, इसके नीचे यहाँ गर्भगृह है, ये आपके विमान के नीचे ये आपका मंडप है। ये कौन सा मंदिर है? ये ऐरावतेश्वर टेम्पल है। ओके। अर्ली पल्लवा इन्फ्लुएंस ऑन चोला आर्किटेक्चर, हमने देखा था पल्लवास का महेंद्रा स्कूल, फिर आपका नरसिम्हावर्मन स्कूल और उसके बाद आपका राजसिम्हा स्कूल, ये 3 हमने डिस्कस करे थे फेजेस टेम्पल आर्किटेक्चर इन पल्लवा डायनेस्टी। अभी जो है ये यहीं से इनको जो है इंस्पिरेशन मिलती है पल्लवा आर्किटेक्चर को देखते हुए ही। तो क्या है इनका? नरसिम्हावर्मन जो है कॉन्ट्रीब्यूशन इनके कैलाश नाथा टेम्पल कांचीपुरम में, ठीक है, हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक 7 पेगोडास देखने को मिलते हैं, ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ नरसिम्हावर्मन, उसी के टाइम का पल्लव डायनेस्टी का ही डेवलपमेंट है ये। रिप्रेजेंटेड इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ द पीरियड, ठीक है। ये वन ऑफ द 7 पेगोडास है, इस तरीके का वो पेगोडा जो हम बात करें 7 पेगोडास उसमें से एक ही है, यहाँ सब बना हुआ है, ऐसे 7 पेगोडास है। रॉक कट आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है, तो कैलाश नाथा टेम्पल एक आपका रॉक कट आर्किटेक्चर का वो है, और ये 7 पेगोडास भी आपको दिख रहा है, रॉक कट आर्किटेक्चर है ये भी। दीज मॉन्यूमेंट्स वर कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक, ठीक है। अब ये हम देखते हैं महाबलीपुरम को थोड़ा सा। महाबलीपुरम जो है इसको नरसिम्हावर्मन ने डेवलप कराया था। सर्व्ड एज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी, हम सब जानते हैं, हमने जो हमारा लेक्चर था 35 उसमें हमने ये सब बात देखी थी। एंड बिकेम अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड मैरीटाइम एक्टिविटी। शोर टेम्पल जो है इसी रीजन में डेवलपमेंट है इसका। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम एंड एग्जिम्प्लिफाइज द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं, बना रहे हैं, फिर सीख रहे हैं, फिर बना रहे हैं, तो कंपटीशन चल रहा है बेसिकली यहाँ पे। टेम्पल बिल्डिंग अंडर राजा राजावन एंड राजेंद्र वन। तो पर्पस क्या था टेम्पल कंस्ट्रक्शन का? पहली बात ये कर लेते हैं हम कि टेम्पल वर इरेक्टेड टू कोमेमोरेट मिलिट्री विक्ट्रीज। गंगाईकोंडा चोलमपुरम का हमने एग्जांपल देखा, गंगा की आपने जो जीत करी उस गंगा के रीजन की, तब आपने एक नया मंदिर बनवाया गंगाईकोंडा चोलापुरम में। रिफ्लेक्टेड इंपीरियल ग्लोरी ऑफ द चोला रूलर्स। टेम्पल्स बिल्ट जो है इट इज डेडिकेटेड मोस्टली टू शिवा एंड विष्णु। बृहदेश्वर टेम्पल, चिन्नकेश्वर टेम्पल, ये हम देखते हैं इनका डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है। फिर आपका एक बृहदेश्वर टेम्पल है, हमने देखा ही था उसका, उसके बारे में बात करते हुए, तंजौर में है ये। कंस्ट्रक्टेड अंडर राजा राजावन, कंप्लीशन 1010 AD में हुआ इसका। ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ द चोला पीरियड एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। सिंबल ऑफ चोला पावर, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट। डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज पर द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। इंडिया की तरफ से एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो होती है उसमें इसका नाम है, और ये एक इम्पोर्टेंट आपका आर्ट वर्क हो जाता है इंडियन, एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेम्पल्स पे इंस्क्रिप्शन, तो प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय चोलास, टेम्पल्स पे गए, वहाँ पे डिस्कशन वगैरह की, और वहीं पे अगर जो आपको समझ में आए वो आपने पूरा का पूरा टेम्पल वॉल के ऊपर आपने इंस्क्राइब कर दिया। तो चोला रूलर्स इंग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन ऑन द टेम्पल वॉल्स एंड कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन वर क्या? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, रॉयल अचीवमेंट्स, फिर आपका मिलिट्री विक्ट्रीज, डोनेशन ग्रांट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हमें इनके यहाँ पे देखने को मिलती है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है इनका टेम्पल्स का? तो प्रोवाइड वैल्यूएबल एविडेंस ऑफ चोला हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी। अब ये जो चीजें लिखी हुई हैं, अब आपने पत्थर के ऊपर उकेर दिया, उसको इंस्क्राइब कर दिया, तो वो कहाँ ही जाने वाला है, कितने भी सालों साल बीत जाए वो तो वहीं रहेगा। तो वहीं से इनका एविडेंस हमें इन सब चीजों का मिलता है, चोला एम्पायर काम कैसे करता होगा। ओके, रिलीजियस प्रैक्टिस इनका भी मिलता है हमें। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इस टाइम पे क्या थे, तो ये आपका पूरा टेबल है, ये पढ़िएगा आप, ठीक है। कुछ आर्किटेक्चरल टर्म्स भी है यहाँ पे मेंशन, ताकि आप क्लियर होता रहे। अभी हम बात करते हैं, जो हमारा मेन पार्ट है वो हमारा खत्म हो चुका है, हमने सारे फीचर्स वगैरह, आर्ट, आर्किटेक्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी सब कुछ देख लिया है। ये तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। अब समथिंग एक्स्ट्रा जो है हमारा एक
मैं कोशिश करता हूँ ऐड करने का, जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है वहाँ वहाँ आ जाता है ये। यहाँ पे आता है एक आपका फिड्यूशरी आते हैं चोलास के, इनका नाम है शंभू वरायार। तो शंभू वरायार जो है इंपॉर्टेंट फिड्यूशरीज होते हैं चोला एम्पायर के। और कौन से रीजन में इनका इन्फ्लुएंस रहता है? नॉर्थ आर्कोट और चिंगला पट्टू, जो ईस्टर्न पेनिनसुला है हमारे इंडिया का, ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न घाट्स की तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है, वहां वाला रीजन है ये। और ये वाला रीजन इनके अंडर आता था। पॉलिटिकल रोल, served as a subordinate chief under the Cholas and participated in military campaigns. Relationship with the Cholas, sometimes fought alongside their Chola overlord and occasionally rebelled or fought against them also. यानी लड़ते भी थे उनके साथ और उनसे भी लड़ते थे कभी कभी। पीरियड क्या था? पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजाधिराज चोला एंड कोलुथुंगा थ्री। ये दोनों आपके चोला राजा है, इनके टाइम पे ये सारे ये जो थे ये एक्टिव थे आपके शंभू वरायर। ऑलराइट गाइस, ये अब मैं बोल रहा था ना मैप हमने ऊपर का जो है वो यहाँ पे भी बनाया है, तो ये आप देखिए, ये आपका गंगाईकोंडा चोलापुरम है, ठीक है। नागापट्टिनम है ये। नागापट्टिनम कौन सी जगह है जहाँ मोनेस्ट्री बनानी थी शैलेंद्र डायनेस्टी के लोगों को, वो हो गया। ये आपका जाफना का रीजन है, अनुराधापुरम, पलूनारुवा, ठीक है। जाफना का रीजन, इसको पहले कॉन्कर किया गया राजा राजा वन के द्वारा, और बाकी फिर पूरा का पूरा ये कैप्चर कर लिया गया आपका राजेंद्र वन के द्वारा। अब ये देखेंगे, हमने देखा कि पालास पे अटैक किया था, तो ये कलिंगा होते हुए इस तरीके से यहाँ पहुंचे थे। नॉट नेसेसरी पालास बट सम स्मॉल किंगडम्स, तो इतना हिस्सा इनको मिल गया था यहाँ पे क्रॉस करने के लिए इस रीजन को। अभी हम इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि शायद नहीं कर सकते होंगे, लेकिन अगर आप सोचिए ना, अगर आपको ये पूरा का पूरा एरिया आपके हाथ में, बंगाल भी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी है, तो आप आराम से इस साइड पे क्रॉस कर सकते हैं। प्लस आपके पास बड़े बड़े शिप्स हैं जो कि यहाँ इस तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ इस तरफ जा रहे हैं। ये आपका जो है ये वाला रीजन, ये है आपका स्टेट ऑफ मलक्का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किससे ट्रेड करने के लिए। यहाँ चाइना है आपका, यहाँ ट्रेड करने के लिए ऐसे क्रॉस करके इंडियंस को जाना पड़ता है चाइना की तरफ। ओके गाइस, तो ये हमारा यहाँ पे पार्ट खत्म होता है, और इसी पार्ट के साथ साथ हमारा खत्म होता है ये वाला कोर्स विथ 37 lectures. This was the last lecture of this series and it was such an amazing journey. आप आई होप कि आपको ये वाला जो हमारा पार्ट है चोला मंडलम वाला और चोला एम्पायर का, जो मैंने इंपीरियल चोला का बताया, ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। इफ नॉट, यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट इन दिस वीडियो, अंडर दिस वीडियो, और मैं अब समझ जाऊंगा क्या क्या मुझे चेंज करना है एंड आई विल डू एज रिक्वायर्ड। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से हमने बात करी। हमने इस चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में बात करी, शुरू ही हमने किया था राजा से, विजयालय चोला से। राजेंद्र चोला फिर आया आपके, सॉरी, फिर राजा राजा चोला है, फिर राजेंद्र चोला उनके पुत्र वो आते हैं। ये तीन मेन राजा हैं, हम इनकी बात करते हैं। आदित्य वन की बात जो है हम वहाँ कर चुके हैं पल्लवा रूल में, ठीक है। अपराजित वर्मन जो थे उनको हराया था आदित्य चोला ने, तो ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। और प्रांतका टू जो है आपके, उनकी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, तो ये तीन राजा ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट आपका हो जाने के बाद जो है, राजाओं की बात करने के बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, उसके बाद हमने इकोनॉमी देखी। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि उत्तर मेरू आपका इंस्क्रिप्शन किस तरीके से काम करता था, और फिर वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ कि फिडूशरीज भी डेवलप हुए अलग अलग आपके बहुत सारे, ये एडमिनिस्ट्रेशन का उनका हिस्सा हुआ करता था। घर के जो मेंबर्स हैं उनको प्रोविंसेस दे दी जाती थी राज करने के लिए, जो 4 प्रोविंसेस थी इनकी, उस पे राज करते थे युवराज, ये हमने देखा। सैक्रिफाइसेस करते थे, ये हमने देखा। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन फॉलो करते थे, ये भी देखा। ये सारी बातें करी हमने। उसके बाद हमारे सोसाइटी पे हमने इनका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है किस तरह ऑपरेट करती थी, ठीक है। फिर कुदुवलाइज सिस्टम हमने देखा इसमें, ये सारी बातें करी। स्टेटस ऑफ वुमेन की बातें करी। फिर हमने आपके कुदीमाई वगैरह ये सब की बातें करी, जो टैक्स दिया जाता था, एग्रेरियन टैक्स, जो नॉन लैंडेड पेजेंट्स होते थे उनके ऊपर लगता था, ये सारी हमने बातें करी। हमने फिर इकोनॉमी भी देखी इनकी, कि ट्रेड था इनका कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक। इंटर इंटर आपका जो आपका सब कॉन्टिनेंट है इसमें तो था ही ट्रेड आपका, और उसके साथ साथ आपका जो था ये साउथ ईस्ट एशिया में भी पूरा ट्रेड फैला हुआ था। राजेंद्र वन लेड द एक्सपांशन ऑफ चोला एम्पायर सो मच कि पूरा का पूरा जो आपका लेक ये है बे ऑफ बंगाल है, इसे चोला लेक के नाम से जाना जाने लगा। पूरा डोमिनेट करते थे इस रीजन को।
ऑलराइट गाइस, ये हमने सारी बातें करी। फिर हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा, इसमें हमने बृहदेश्वर टेम्पल देखा, ऐरावतेश्वर टेम्पल देखा, ये टेम्पल देखे हमने, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस समय के। 7 पेगोडास का देखा हमने, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके गाइस, तो इसी के साथ साथ हमारा ये वाला पार्ट जो है ये खत्म होता है। ओके, क्या मिस कर रहा हूँ मैं, कुछ कर रहा हूँ अगर? हाँ, नटराज की मूर्ति, ये भी हमें चोला पीरियड से मिलती है, और मोस्टली अब यही था बस। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप ये पॉइंट याद रखें, बस सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो चोलास है और इम्पीरियल चोलास है ये अलग अलग है, ये बात आपको याद रखनी है। ये मैं 2-3 बार बता चुका हूँ ये बात, और आप भी ये बात ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, इस चीज़ को लेके हमें। तो विद दिस our whole course of 37 lectures is over, and I will come back with something new for you guys. तब तक आप ये सारा जो कोर्स है इसे कंप्लीट करिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए कोर्स कंप्लीट करने की। हम अभी डिस्कस कर भी लेते हैं, अगर मेरे पास टाइम है ही, वैसे भी ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसे हमने बात करी थी कि 50 लेक्चर्स 50 आवर्स का आपके पास डेटा रहेगा, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 5 आवर्स पर डे। टाइम वेस्ट मत करिए, ये मत सोचना कि मैंने अगर एक एक वीडियो करके डाला है तो आप भी एक एक दिन में एक एक वीडियो करके पढ़े। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं एक बार में पूरा खत्म करिए और साइड में रख दीजिए इसको, कोई ज़रूरत नहीं है आप पढ़ने की। कम से कम 3-4 महीने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसको। आप अब इसके ऊपर करेंगे मंथन, करेंगे, सोचेंगे, और आप इसके ऊपर करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो 50 घंटे अगर मान के चलिए 5 आवर्स अ डे के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है, तो आप इस चीज़ को लगभग लगभग 10, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं पूरे कोर्स को आराम से, ठीक है। मैंने इसमें इतना टाइम इसलिए दिया है क्योंकि इतना टाइम अगर आप भी इसको देते हैं, जितना मैंने पढ़ाया है सेम अगर वही चीज़ आप पढ़ते हैं और इतना ही टाइम अगर आप इसको देते हैं, तो ट्रस्ट मी, आपका जो क्वेश्चन है वो बन के ही निकलेगा, अगर इतने पोर्शन में से वो आता है तो। आप कुछ भी नहीं भूलेंगे इसमें से, कभी नहीं भूलेंगे। हमने जो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी, जो हमने सारी बातें करी, इतनी सारी जो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करी, तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे जब आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी बात, जब भी आप ये खत्म कर रहे हो, यानी जब भी आप ये नोट्स सॉरी जब भी आप वीडियोस देख रहे हो, तब नोट्स जो हैं, जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, वो आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। आपके आईपैड पे हो कोई इशू नहीं है, आप प्रिंट करवा के ले आइए, लेकिन वो नोट्स आपके पास होने चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आप जो मैं यहाँ पे स्क्रिबल कर रहा हूँ, आप भी उन नोट्स पे स्क्रिबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है। मुझे भी कभी कभी होता है कि नोट्स में वो चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे मैंने मेजरिंग यूनिट में डंड और नल लिखा, वो यहाँ मेजर नहीं था, पर मुझे एकदम से याद आया तो मैंने नोट कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ पे हमने दंड और नल की बात करी, ऐसी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ, और वही चीज़ आपके को भी लिखनी पड़ेगी। तो या तो आप आपका आईपैड वगैरह यूज़ करिए, या तो आप अपना प्रिंट आउट लेकर आइए और एक पेन हाथ में रखिए जब आप पढ़ रहे हो। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये आपको करना चाहिए। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि आप करिए ये। तीसरी बात, अब आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, कभी कभी भी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है हिस्ट्री, तो आई वुड आस्क यू टू जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटीज फॉर वंस। एक बार आप एनसीईआरटीज देख लीजिए बस, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप सीधे शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप अब ये शुरू कर रहे हैं तो अब आप इसके बाद वापस एनसीईआरटी पे नहीं जाएंगे। प्रॉमिस मी दिस कि अब आप एनसीईआरटी वापस नहीं करेंगे। अब अगर आपको करना है, अगर आपको कहीं पे डाउट है, तो आप इन वीडियोस का ही सहारा लेंगे। मैं ये नहीं चाहता, मैं अभी तक मैंने टाइम स्टैम्प वगैरह नहीं डाले हैं अपने वीडियोस पे ज़्यादा, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन द फॉलोइंग डेज 1-2 दिन में सारे टाइम स्टैम्प्स वगैरह भी पूरे के पूरे उस पर डाल दूँ, ताकि आपको ये इशू ना हो कि कहाँ पे क्या है और कुछ मिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सब भी आपका क्लियर हो जाएगा। पर मैं ये वापस नहीं चाहता कि आप एनसीईआरटी पे जाएं, आप पहले 6th की एनसीईआरटी पढ़ें, फिर उसका कुछ ढूंढें, फिर 8th पे आए कुछ फैक्ट्स ढूंढें, और फिर 11th में आए थोड़ा एलेबोरेशन ढूंढें। मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो ये चीज़ आप अवॉइड करिए। मैंने जानबूझ के इतनी मेहनत करके ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ताकि आपको बार बार ये सब चीज़ें आपको रेफर ना करनी पड़े। ऑलराइट गाइस, तो बस यही मुझे कहना था। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ा सका, और
इतना बड़ा, यानी मेरे लिए तो एक पर्सनली एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ कोर्स जो है यूट्यूब पे डाला है और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं बस चाहता हूँ रिस्पॉन्स थोड़ा और अच्छा हो। ये ऑब्वियसली हर आदमी ग्रीडी होता है थोड़ा सा, तो वो ये चाहता है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मुझे और अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, या जो मेरे नोट्स बनाने का तरीका है, या मेरा जो आपको पढ़ाने का तरीका है, तो अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, मुझे एक फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कुछ खराब लग रहा है तो कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ मैं, उस वजह से कभी कभी मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि ना हो ऐसा, पर फंबल हम, वी आर ऑल ह्यूमन, वी आर नॉट परफेक्ट, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है कभी कभी। पर अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक, मैं उस हिसाब से भी कोशिश करूँगा। अगर नोट्स के बारे में कुछ लगता है या वीडियो बनाने के तरीके के बारे में कुछ लगता है तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, आप वो भी ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन द अपकमिंग डेज प्रोबेबली मैं कुछ ऐसी क्लासेस भी लूँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा मैं कि अगर क्वेश्चन आता है सपोज करिए प्रीलिम्स में एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, तो आप उसे सॉल्व कैसे करें, और जो इम्पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो इम्पॉसिबल है करना और मुझे उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इस साल तो बहुत क्वेश्चन आए हैं, 2026 का जो पेपर आया आपका प्रीलिम्स का यूपीएससी का, तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हैं कि उसमें आपको ये बात नहीं पढ़नी है। तो उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी हम देखेंगे। ठीक है? तो आप इस चीज़ के फाउंडेशन के लिए तो आप इसी चीज़ को रेफ़र करिए। अगर आप फैक्ट्स के लिए कहीं और जाना चाहते हैं, एनसीईआरटीज़ में भी काफ़ी फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे थोड़े बहुत मिसिंग हो सकते हैं। तो अगर आप फैक्ट्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी रेफ़र करिए। लेकिन फैक्ट्स अगर आपने जैसे देख लिया कहीं पे, तो आपके पास अगर ये नोट्स का पूरा गत्था है, मान लीजिए आपने पूरे नोट्स प्रिंट करा के रखे हैं, तो यू विल जस्ट हैव टू गो उस वो जगह पे जाके वहाँ पे एक पॉइंट आप जाके लिख दीजिए। ठीक है? अगर आप कहीं और कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे आपने 1-2 बार ये वाले नोट्स पढ़ लिए, अब अगर आप कोई कोचिंग का कुछ मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको दोनों चीज़ सिमिलर लग रही है, तो वहाँ से कुछ चीज़ उठा के यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रिबल कर लीजिए साइड में। तो अब आपको जो पढ़ना है, अब आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ पढ़नी है। अब आपको बार-बार रैंडम सोर्सेज़ की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है? तो 1 या 2 बार करना, और ये वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो 1 या 2 बार देखना। 2 बार देखने के बाद तो मैं पर्सनली बोलूँगा कि बिल्कुल मत देखिए भाई। आप जो ध्यान दीजिए, आप अपना आंसर राइटिंग में और आपका एमसीक्यूज़ लगाने में ध्यान दीजिए। ये मेरा आपके साथ पर्सनल ओपिनियन है। मैं एज़ एन फॉर्मर एस्पिरेंट बात कर रहा हूँ ये। आप लोग अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जूनियर हैं काफ़ी। मैं एज़ अ फॉर्मर एस्पिरेंट से के ओहदे से बात कर रहा हूँ ये। और मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ क्योंकि ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं। यही सीखने के बाद एक आदमी वेटरन बनता है, देखने के बाद वेटरन बनता है, और जब एक्सपीरियंस करते हैं तो वो काफ़ी बुरा लगता है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो। सो विद दैट आई विल टेक योर लीव एंड वी आर डन विद दिस ब्यूटीफुल कोर्स। एंड प्लीज़ आप ये सब देखें, अच्छे से इसे समझें, और मैं ऐसा कुछ नया लाता रहूँगा। अभी फॉर नाउ आई विल टेक अ लिटिल ब्रेक, और उसके बाद हम वापस से कुछ नया शुरू करेंगे। ओके गाइस, टिल देन मस्त रहो, पी के पढ़ो, खुश रहो, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लास्ट लेक्चर of our course NCERT Distilled Ancient Indian History. Bye.